कल क्रिसमस है और आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है और इस मौके पर आज राहुल गांधी ने अपनी छुट्टियां खत्म करके अचानक से बाहर निकलने का फैसला किया और टीवी के कैमरों के सामने आकर किसानों के पक्ष में एक बढ़िया सा शानदार डिजाइनर बयान दे दिया। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिनके मुताबिक सेंटा क्लॉज भी क्रिसमस से एक दिन पहले लोगों को डिजाइनर जुराबों में तोहफे भरकर देते हैं, लेकिन इन तोहफों में ज्यादातर सिर्फ मीठी गोलियां होती हैं। ठीक ऐसी ही एक मीठी गोली आज राहुल गांधी ने किसानों को देने की कोशिश की है, लेकिन इस मीठी गोली में आग भरी हुई है और राहुल गांधी किसानों को इसी आग से भड़काना चाहते हैं। इसलिए आज हम क्रिसमस पर किसानों का साथ देकर अपनी किस्मत चमकाने की एक और कोशिश करने वाले राहुल गांधी की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन पहले किसान आंदोलन पर आज का अपडेट आप जान लीजिए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है, यानी लगभग अब 1 महीना होने वाला है और अब साफ तौर पर किसान, देश भर के किसान 2 वर्गों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान हैं और अब दूसरी तरफ कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसान हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है और कहा है कि अगर ये नए कानून वापस लिए गए तो अब ये किसान आंदोलन शुरू कर देंगे। इसलिए आज देश को यह फैसला करना है कि इनमें से कौन से किसान सही हैं। आज बड़ी संख्या में कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसान दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर पहुंच गए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें नए कानूनों का विरोध करने वाले किसानों की नहीं, बल्कि उनका समर्थन करने वाले किसानों की हैं। इस बीच आज बागपत के किसानों का एक संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री से मिला और कृषि कानूनों के समर्थन का पत्र उन्हें दिया। 2 लाख किसानों के हस्ताक्षर के साथ किसानों का एक संगठन कल भी ऐसे ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला था। किसान कानूनों के समर्थन में हजारों किसान आज नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, जिनकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। किसान संघर्ष समिति से जुड़े ये किसान 3 लाख किसानों का समर्थन पत्र लेकर पहुंचे हैं और ये किसान भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलना चाहते हैं। एकदम छोटा किसान है, उसका परिवार तो बढ़ रहा है, रकबा घट रहा है और खेती में निवेश करने के लिए कुछ है नहीं। और दूसरा बड़ा कृषक भी दूसरे की जमीन में निवेश क्यों करे? तो इसके कारण खेती लगातार सब्सिडी के बावजूद भी घाटे में चलती जा रही है। किसान जो है बहुत ईमानदार है और किसान की बाजार में साख है। तो किसान को जब भी जरूरत पड़ती है तो बाजार से किसान को उधार मिल जाता है, चाहे शादी हो, चाहे तेरही हो, चाहे बात हो, चाहे पच हो, कोई भी परिस्थिति आती है तो बाजार में जाता है, उसे पैसा मिल जाता है और वो ब्याज सहित अपना जब फसल आती है तो लौटाता रहता है। और इसलिए छोटा किसान कई बार कर्जे में भी बना रहता है। परिवर्तन उसे कहते हैं कि किसान मंडी में ना आए और व्यापारी किसान से कांटेक्ट करे। अब जो विरोध है तो उसके पीछे जो कारण है वो भी आप सब लोग जानते हो। कुल मिला के आप सब किसान भी हो, सारी चीज आप किसानी भी समझते हो, मंडी के व्यापार की भी समझते हो। अनाज है कहीं भी हम बेच सकते हैं, जो पहले नहीं बेच सकते थे, आज स्वतंत्र हैं अपना अनाज बेचने को। इस बिल के आने से हमें लग रहा है कि एक नई संजीवनी किसान को मिल रही है, जिससे कि उसकी मूर्छा दूर हो रही है। दूसरी बात, जो वादा सरकार ने किया था, जिस वादे पर हम लोगों ने वोट दिया पूरे देश के किसानों ने, वो वादा उनका ये था कि हम आय दोगुनी करेंगे। अब हमें कंप्लीट पूरा विश्वास है, पूरी आशा है इस बिल के आने से कि वो कीमत, वो हमारी किसान की आय जो है वो 100% दुगनी हो जाएगी इस बिल के आने से। बदलाव बहुत अच्छा मोदी जी ने करा। पहला हम हरियाणा में अपना धान भी नहीं ले जा सकते थे,
बॉर्डर पे वहीं से ट्रैक्टर को सील कर लेते। अब हिंदुस्तान में किसान कहीं भी कोई माल बेच सके, इसका बहुत बड़ा फायदा है। हम छोटे किसान हैं, हमें छोटे किसानों को बहुत फायदा। ये सिर्फ कांग्रेस के सत्ता के जो बीजेपी के विरोधी हैं वो दल हैं जो इसको किसान को भ्रमित कर रहे हैं। जितने भी लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं वो लोग सभी जानते हैं कौन लोग हैं। कुछ लोग इस पे ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं, गलत है, बेबुनियाद है। उसी के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हो? हाँ, उसी के लिए हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं और हम इस बिल का समर्थन करते हैं कि जो मंडी समितियों में जो दलालों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा और जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं वो सब इनके द्वारा चल रही हैं। विरोधी पार्टियों का सारा खेल रचाया। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, वहाँ किसानों के लिए 100% मांगों का उनका पूरा समर्थन करके जो समस्याएं किसानों की उनको 100% खत्म कर दें, फिर आए ना सामने। जहाँ करने काबिल हो वहाँ करते नहीं हो, जहाँ नहीं करने काबिल वहाँ सर मारते हो। जब करने काबिल थे तब नहीं किया, अब ना करने काबिल हैं तो करना चाहते हो। इस तरह की जो भ्रांतियाँ राजनीतिक दल डालना चाहते किसानों में, किसान जागरूक हो गया। अब राजनीति जो पिछले सालों रही है, अगले सालों में आने वाली राजनीति का ट्रेंड चेंज होगा। इनको मजबूर कर देंगे कि अपनी नीयत है और उसमें बदलाव लाए। अरे हमें किसी राजनेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं बिल्कुल प्योर शुद्ध किसान है, देसी किसान जो खेत में मेहनत करता है और अन्न उगाता है, पूरे देश का पालन करता है, पेट भरता है। वो किसान यहाँ बैठा है। यहाँ किसी राजनेता की जरूरत नहीं है। इतने दिन से क्या राहुल गांधी सो रहे थे? आज आंदोलन को आगे ले जाएंगे। किसान अपना आंदोलन खुद देख रहा है, किसी राजनेता की जरूरत नहीं है। हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना राजनेता की ज़रूरत थी। सिर्फ हमें किसान की ज़रूरत है। वो किसान हम अपने आप हैं। ये किसान 100 के बराबर, 100 राजनेताओं के बराबर होता है। राहुल गांधी समर्थन में आ रहे हैं किसानों के में, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सरकार चलाई है। उनके बाप दादे थे सरकार चली है, उनकी दादी थे सरकार चली है। उन्होंने अब आज तक जे नहीं देख पाया। अब किसानों को देख रहे हैं, तब खाली पूंजियाँ हो गई है उनके पास। तो आपने ये देखा कि राहुल गांधी अक्सर लोगों की नब्ज को, देश की नब्ज को पकड़ नहीं पाते। आपको याद होगा जब देश में नया नागरिकता कानून आया था तब भी राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था और वो लोगों की नब्ज को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद कोरोना वायरस के समय जब लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खूब बयानबाजी की थी। लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जैसे ही राहुल गांधी किसी मुद्दे को अपने हाथ में लेते हैं वैसे ही वो मुद्दा अपना प्रभाव खो देता है। ऐसा ही मजदूरों को पलायन और नागरिकता कानून के मुद्दे पर भी हुआ था। राहुल गांधी का अचानक किसी भी मुद्दे पर एक्सपर्ट बन जाने का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हमेशा उन्होंने गलत मुद्दों को ही उठाया है और उन्हें किसी भी मुद्दे का फायदा कभी हुआ नहीं। आप याद करिए, वो जब नोटबंदी हुई थी और जब जीएसटी लगा था तब वो अर्थशास्त्री बन गए थे। रफाल और भारत चीन सीमा विवाद पर वो रक्षा विशेषज्ञ बन गए थे। कोरोना वायरस पर उनकी बातें सुनकर लगता था कि अब वो शायद कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक बन गए हैं। विपक्ष का नेता होने के नाते सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल करना उनका पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल करने के दौरान अक्सर वो सीमा पार कर जाते हैं। और अगर आप देखें तो उन्होंने ये जो सारे मुद्दे उठाए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर एक तरीके से सेना पर सवाल उठाए थे। ये मुद्दा भी बैकफायर कर गया। चीन से मौजूदा सीमा विवाद पर भी वो लगातार बोलते रहे, ये मुद्दा भी उनका बैकफायर कर गया जब उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को 100 किलोमीटर पीछे फेंक देती। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। वो जो फैसला लेते हैं उस पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी नेता में नहीं होती, और ये हिम्मत दिखाते भी हैं जो लोग, वो नेता कुछ दिनों के बाद किसी और पार्टी में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश के मुद्दों पर भी इसी माइंडसेट के साथ सोचते हैं और वो चाहते हैं कि जो बात उन्होंने कही उसे ही सही मान लिया जाए। भले ही किसी मामले की उन्हें पूरी जानकारी ना हो, लेकिन वो ऐसा जाहिर करते हैं कि उन्हें हर मुद्दे का बहुत ज्ञान है। राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी ही बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भी लिखी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीति का एक नर्वस और अनफॉर्म्ड यानी अपरिपक्व छात्र बताते हैं। और आज मैं वो किताब लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने लिखा है, आप उसमें सुन भी लीजिए। इस किताब के पेज नंबर 602 पर बराक ओबामा राहुल गांधी के बारे में लिखते हैं कि राहुल गांधी में एक विशेष प्रकार की घबराहट और कच्चापन दिखाई देता है। देखिए लिखा है, बट देयर वॉज अ नर्वस unformed quality about him.
as if he were a student who had done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. ये बराक ओबामा इनके बारे में कहते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को आप ग्रास हॉपर माइंड भी कह सकते हैं। ग्रास हॉपर को हिंदी में टिड्डा कहते हैं। ग्रास हॉपर माइंड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार असंगत निर्णय लेता है, मैदान पर टिकने की बजाय मैदान से भाग जाता है और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर छलांग लगाता रहता है, लेकिन मुद्दों को लेकर सही समझ कभी विकसित नहीं कर पाता। ये आज की राजनीति आपने देख ली, आज की राजनीति का ट्रेलर आपने देख लिया। किसान आंदोलन में जनहित और राष्ट्रहित का विरोध चल रहा है और ये वर्ष 2020 है, लेकिन आज से 21 साल पहले आज ही के दिन कांधार हाईजैक हुआ था और उस समय भी यही विरोधाभास हमारे देश की राजनीति में दिखाई दिया था। इसका मतलब यह है कि हमने तब से लेकर अब तक कुछ नहीं सीखा। शायद आप भी ये सोचते होंगे कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत में महाशक्ति होने के सारे गुण मौजूद हैं, इसके बाद भी हम सुपर पावर बनते क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने समय समय पर बहुत सारी गलतियां की हैं और अपना ही नुकसान हम करते चले गए। एक ऐसी ही कमजोरी हमने पूरी दुनिया को 21 साल पहले कांधार में दिखाई थी, अफगानिस्तान के कांधार में। वर्ष 1999 में आज ही के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को काठमांडू और दिल्ली के बीच हाईजैक कर लिया गया था। IC-814 के 189 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की रिहाई के बदले भारत को उस जमाने में मसूद अजहर सहित 3 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ा था। दबाव, उनके गुस्से और आक्रोश के सामने भारत की तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा था और तब से लेकर आज तक भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसी कमजोरी का खामियाजा अक्सर भुगतना पड़ा है। उस समय किसी को देश की परवाह नहीं थी, सबको IC-814 में फंसे अपने लोगों की फिक्र थी। विमान में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी, आतंकवादियों से बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, हर रणनीति पर विचार किया जा रहा था। लेकिन आम लोगों का दबाव इतना ज्यादा था, उन लोगों के परिवार जो फंसे हुए थे इस विमान में, उन लोगों के परिवारों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया और देश का माहौल ऐसा बन गया कि राष्ट्र कमजोर पड़ गया। उस समय बंधकों के परिवार बहुत बेचैन हो गए थे और वो सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। कुछ बंधकों के रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। सबकी एक ही शिकायत थी, एक ही मांग थी कि सरकार बंधकों पर कोई फैसला नहीं ले रही है और उनकी जान खतरे में है। लेकिन सभी लोग एक ही फैसला होते हुए ये देखना चाहते थे कि वो फैसला ये था कि किसी भी कीमत पर उनके घर वालों की वापसी हो जाए, फिर भले ही देश की सुरक्षा से समझौता करना पड़े, आतंकवादियों को रिहा करना पड़े, कश्मीर छोड़ देना पड़े और चाहे तो पाकिस्तान के सामने घुटने ही क्यों ना टेकने पड़े। उस समय का माहौल एक बार फिर से आज आप देखिए। उन्होंने मना किया है। हम ये कहना चाहेंगे, हमें ये कहना है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे सारे बच्चों को बचाओ। बच्चे वहाँ 72 घंटे से ऐसे बैठे हुए सीट के ऊपर, चाहे आप दो आदमी को भैया मैं जानने दो मेरे भाई को बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कहाँ है जवाब दो। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग उस विमान में फंसे थे, जिनका अपहरण कर लिया गया था, उनके परिवार के लोग बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरीके से वापस लाया जाए। उनकी बात सही है, उनका ये दुख बिल्कुल सही है। धीरे धीरे ये दुख गुस्से में बदल गया, उसके बाद धरने प्रदर्शन होने लगे और उस समय की विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे धरने प्रदर्शन का, ये जो पूरा माहौल तैयार हुआ, इसका पूरा फायदा उठाया और इन लोगों के जरिए
सरकार पर दबाव डालना शुरू किया और ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारत की सरकार फेल हो गई है, भारत की सरकार डरपोक है और भारत की सरकार के पास अब कोई सॉल्यूशन इस पूरे मामले का बचा नहीं है और ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। उसके ऊपर से मीडिया ने भी दिन रात लगातार 24 घंटे इन तस्वीरों को चलाना शुरू कर दिया। उस समय जी न्यूज़ लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा था। जैसा हम आपको बता चुके हैं, जी न्यूज़ देश का पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल है, सबसे पुराना न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़। और उस समय देश में हर जगह, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, लोगों के घरों में हो, लोग सिर्फ जी न्यूज़ पर इस पूरे घटनाक्रम को लगातार 24 घंटे देख रहे थे। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं इस समय, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है और उस एयरपोर्ट पर भी आप देखिए, दिल्ली के एयरपोर्ट पर लोग कैसे टकटकी लगाकर जी न्यूज़ ही देख रहे हैं, जानने के लिए कि इस पूरे मामले में क्या हुआ। देखिए, उस समय आपको हमारा वो टेलीकास्ट नजर आएगा और मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, उस समय भी मैं जी न्यूज़ के इसी स्टूडियो में था कि माहौल कैसा बन चुका था और विपक्षी पार्टियों ने इन लोगों को और भड़काना शुरू कर दिया था। उस समय जी न्यूज़ जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर की एक एक गतिविधि के बारे में देश को लगातार 24 घंटे खबर दे रहा था, क्योंकि जी न्यूज़ पहला 24 घंटे का चैनल था देश का। इससे पहले हमारे देश ने 24 घंटे का न्यूज़ चैनल कभी देखा नहीं था जिस पर लगातार खबरें आती हों। अफगानिस्तान के कंधार में इन आतंकवादियों की रिहाई से लेकर इनका पाकिस्तान पहुंचने तक का पूरा सफर जी न्यूज़ ने लगातार देश को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। और उस वक्त देश और पूरी दुनिया ने जी न्यूज़ की खबरों पर भरोसा किया और जी न्यूज़ के माध्यम से ही हाईजैकिंग से जुड़े तथ्य अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देखे। तब भारत एक दोराहे पर खड़ा हुआ था। एक तरफ लोगों की भावनाएं थीं, एक तरफ देश का मूड था यानी, और दूसरी तरफ राष्ट्रहित था। और ये दोनों बातें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। देश का मूड अलग दिशा में जा रहा था और राष्ट्रहित अलग दिशा में जा रहा था और सरकार को इनमें से एक को चुनना था। और उस दिन सरकार ने देश के मूड को चुन लिया। मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने भी केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके खिलाफ नारे लगने लगे। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लोग सड़कों पर आकर मेरे खिलाफ ऐसे नारे लगाएंगे। कुछ टीवी चैनल्स ने भी दिन रात प्रसारण करके इन विरोध प्रदर्शनों को बहुत प्रमुखता से दिखाया। सारे अखबार सिर्फ इसी खबर से भरे हुए थे। सरकार दबाव में आ गई। और आज ये मत समझिए कि आज हम देश के बाकी मीडिया को दोष दे रहे हैं। उस समय जी न्यूज़ की कवरेज भी ऐसी ही थी और उस मीडिया में हम भी शामिल थे जिन्होंने लगातार 24 घंटे सिर्फ यही खबर लोगों तक दिखाई। उस समय भारत का मीडिया बहुत परिपक्व नहीं हुआ था, वैसे तो आज भी नहीं हुआ है। हम लोग भी सीख ही रहे थे। 24 घंटे का पहला न्यूज़ चैनल था और हमें लगा ये बहुत बड़ी खबर है और वाकई खबर थी भी। एक न्यूज़ चैनल के तौर पर हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, अपनी भूमिका हर तरह से निभाने की कोशिश की, लोगों की सारी बातों को, उनकी भावनाओं को देश के सामने रखा, जैसे आ रहा था वैसे ही। हालांकि इस कोशिश में अब आज ऐसा लगता है कि हमसे राष्ट्रहित की अनदेखी कहीं ना कहीं हो गई। उस समय मीडिया और हम लोग भी ये तय नहीं कर पाए कि हमें राष्ट्रहित को पहले अपने सामने रखना है या फिर देश के मूड को अपने सामने रखना है। और हमें लगा कि जो देश का मूड है, जो देश के लोग उस समय चाहते हैं, वही शायद भारत के लिए सही है, जो कि गलत था। और आज भी हर बार हम हमेशा हर साल आज के दिन आपसे यही कहते हैं कि हम इस मामले में आपके सामने भूल सुधार करना चाहते हैं। और उस समय मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने सरकार पर जो दबाव बनाया वो शायद सही नहीं था। तब जी न्यूज़ ने भी 100% सही भूमिका शायद नहीं निभाई थी। देश की जनभावना IC 814 में फंसे लोगों को किसी भी कीमत पर वापस लाने की थी, चाहे उसके लिए आतंकवादियों को भी छोड़ना पड़े या इससे भी कोई और बड़ी मांग माननी पड़े। और इस दबाव की वजह से सरकार चाहकर भी राष्ट्रहित में फैसला नहीं ले पाई, जो कि भारत के भविष्य के लिए सही होता। हालांकि आज जी न्यूज़ की पहचान एक राष्ट्रवादी मीडिया के तौर पर होती है। आप सब सोचते हैं कि जी न्यूज़ देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनल है और हम राष्ट्रहित के हर फैसले का समर्थन करते हैं, इस कीमत पर भी करते हैं कि कई बार देश के लोग, आम लोग हमसे नाराज हो जाते हैं।
और सोचते हैं कि हमने शायद उनके मन की बात नहीं कही। जो वो सुनना चाहते थे वो हमने उन्हें नहीं बताया। जो वो मानना चाहते हैं, जो उनका मन स्वीकार करना चाहता है, हम वो बात नहीं कह रहे। और इसीलिए तो कहते हैं कि सच कड़वा होता है। और एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल को ये बात समझनी होती है कि देश के हित में क्या है और लोगों का मूड इस समय, जो भावुक मूड होता है कई बार, वो क्या है, और उस मूड में, उन भावनाओं में बह नहीं जाना है। इसलिए उसके बाद से हमने सीखा, और आपने देखा होगा कि बहुत बार आपका मूड कुछ और कहता है, आपकी भावनाएं कुछ और कहती हैं और जी न्यूज़ कुछ और कहता है। वो इसलिए क्योंकि जो भारत के लिए सही होता है वही हम आपके सामने कहते हैं। लेकिन ये बात, ये फैसला हम 1999 में नहीं ले पाए थे, और उसका हमें आज तक दुख होता है कि हमने उस समय लोगों को सही बात क्यों नहीं बताई। आज अगर आप इस घटना पर विचार करें तो लगता है कि अगर देश और मीडिया ने मिलकर तब राष्ट्र का साथ दिया होता, लोगों ने और मीडिया ने मिलकर, विपक्ष के नेताओं ने मिलकर देश का साथ दिया होता, तो सरकार एक कड़ा फैसला भी ले सकती थी। यहां तक कि सरकार के राजनीतिक विरोधी भी दबाव बनाने वालों का ही साथ दे रहे थे, जैसा कि आज भी दे रहे हैं। यानी सरकार को किसी पक्ष का साथ उस समय मिला ही नहीं, ना मीडिया का मिला, ना देश के लोगों का मिला, ना विपक्षी पार्टियों का मिला। आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा करना हमारी सबसे बड़ी हार थी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को उसकी रिहाई की इनसाइड स्टोरी नहीं पता होगी। IC-814 की हाईजैकिंग के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर थे, और तब उन्हें ही इस पूरे हॉस्टेज नेगोशिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। इस हाईजैकिंग के लगभग 10 वर्षों के बाद साल 2009 में जी न्यूज़ ने उनके साथ एक बहुत ही खास बातचीत की थी, एक इंटरव्यू उनका किया था, और अजीत डोवल ने उस दौर के दबाव का तब पहली बार देश के सामने जिक्र किया था। अपनी आंखों देखी कहानी सुनाई थी, और यह भी बताया था कि इस मामले में उन्हें किस बात का आज भी सबसे ज्यादा अफसोस है। आज आपको अजीत डोवल की वो बातें एक बार फिर से सुननी चाहिए। हम तो अपनी भूल सुधार रहे हैं, लेकिन क्या देश के लोग भी अपनी भूल सुधारना चाहेंगे? एज ए प्रोफेशनल ना आप झुकने की बात करते हैं और ना आप खड़े होने की बात, आप एक प्रोफेशनल तरीके से इसको देखते हैं। प्रोफेशनल चैलेंज ये था कि रूपेन कटियाल को मार दिया गया था, वो ऐसी जगह पर जबकि वो हॉस्टाइल टेरिटरी में नहीं, फ्रेंडली टेरिटरी में था, जबकि वो दुबई के अंदर में एयरपोर्ट, एयरफोर्स के एयरपोर्ट में था। यहाँ पर आने के बाद में उनके ऊपर में फिजिकल एक्शन लेने की कोई संभावनाएं नहीं थी। वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहाँ पर एक्सेस करने के लिए अगर हमें लोगों को लाना भी पड़े तो हमको जहाज़ लाने के लिए शायद पाकिस्तान से परमिशन भी नहीं मिलती, और उसके लिए कितने लोग चाहिए वो भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है अगर उनके नीचे टैंक्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आर्टिलरी गन्स वगैरह वहाँ पर वो थे। और उसके अलावा अगर हम ये कोशिश भी करते थ्योरेटिकली, हालांकि तो सबसे पहले जो नुकसान होता वो पैसेंजर्स का होता, क्योंकि वो प्लेन तो उड़ा ही दिया जाता। उसके बाद की लड़ाई में क्या होता वो अलग बात है। इसलिए आपका अगर ऑब्जेक्टिव लोगों की जान को बचाना था, अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपनी डिमांड्स को मिनिमाइज करें और अपने को वो करें, तो ये एक था कि एक प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर में गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, और हमारे को 31 दिसंबर तक जिस तरह का दबाव आ रहा था कि जल्दी से जल्दी वो करें, देश के अंदर में बहुत ज़्यादा एक वैसी भावना पैदा हो रही थी। और राष्ट्र का मनोबल एक बड़ी भारी चीज़ होती है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी फौज, कोई भी ये इस चीज़ को इस तरह के कदम नहीं लेती है जिससे राष्ट्र का मनोबल टूट जाए। अगर राष्ट्र का मनोबल ये होता कि हमारे इतने लोग बेगुनाह वहाँ पर मारे जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेशनल तरीके से अगर हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश। हमेशा उनका रिफ्रेन ये होता था कि आप क्या करेंगे, आपकी भी तो मजबूरी है। अपनी जनता को देखिए, अपने मीडिया को देखिए, जो आपकी सरकार को मजबूर करेगी आपको तो छोड़ने ही पड़ेंगे, आप इससे हट नहीं सकते। तो प्रेशर जो ग्राउंड सिचुएशन का प्रेशर था वो उनके लिए एक इंटेलिजेंस इनपुट था जो कि उनके फेवर में था। और हमारे को अगर कोई इनपुट अवेलेबल हुई भी और हमें पता भी लग गया कि वो कौन लोग हैं, क्या हैं, तो हमारे पास उस इंटेलिजेंस को, उस इंफॉर्मेशन को फ्रुक्टिफाई करने के लिए जो साधन उपलब्ध हो सकते थे वो तालिबान की सरकार, वहाँ की जो लोकल सरकार थी, वो देने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ की सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं थी वो कोई कार्रवाई करे। और जब हमने उनसे कहा कि आप कुछ मत करें, लेकिन हमें कार्रवाई करने की
छूट दे दें, हम जो चाहें वो करें और हम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी ज़मीन के ऊपर में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगे जिसमें खून खराबा। मलाल तो ज़रूर है, एज ए नेशनलिस्ट, राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के एक गौरव को एक वो लगा, इसका मलाल है। हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल ज़रूर है कि हम लोग ये नहीं कर पाए। लेकिन इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज़ के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहाँ पर थे, कि आप लोग आज़ाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का ज़रूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे और इनके अंदर में उस वक़्त में एक राष्ट्रीयता की भावना जितनी होनी चाहिए वो नेचुरल था। शायद जितने समय तक कोई भी रहता तो वो होता। तो ये मुझे लगा कि जो हाईजैकर्स थे उनका मनोबल और उनको जो सपोर्ट था वहाँ पर ISI का, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री होते हुए, पाकिस्तान एक सिग्नेटरी होते हुए यूनाइटेड नेशंस के एंटी हाईजैकिंग लॉज के बारे में, उन लोगों को इतनी पनाह और इतना वो दे रहा था और हम पाकिस्तान को डील नहीं कर पाए इफेक्टिवली। और उसके बाद की बात घटनाओं पर जो घटनाएं होती चली, पाकिस्तान ने हमारे को ब्लीड किया। इस बात का मुझे ज़रूर दुख है कि वो घटना अगर हो भी गई तो हमें 2 कदम ज़रूर उठाने चाहिए थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत कदम और दूसरे 3 लोगों को उन्होंने छुड़वाया ज़रूर, लेकिन 33 लोग ऐसे बच गए थे जिनके के लिए डिमांड हुई थी और जो हमने नहीं छोड़े थे। शायद हम अपने कानून में ऐसा परिवर्तन कर सकते थे और हमें करना चाहिए कि अगर कोई आदमी बंदी हो और उनको छुड़ाने के लिए किसी ने प्लेन को हाईजैक किया या किसी को किडनैप किया, तो उन लोगों के लिए जो प्रिज्यूम हो, ये कानून प्रिज्यूम करेगा कि वो लोग टेररिस्ट हैं और वो गिल्टी हैं। अपनी इनोसेंस प्रूव करने का ओनस उन पर होगा, पुलिस के ऊपर में नहीं। तो कम से कम उसके आधार पर हम उन्हें सज़ा दिलवा पाते हैं। शायद अभी भी उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको कि हम सज़ा नहीं दिलवा पाए हैं। अगर उनके सामने ये उदाहरण बनता भविष्य के लिए कि अगर हमारे लोग नहीं छूटे, उसके बाद में उनको जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम उनको एक हमेशा के तौर पे ये नहीं मिल सकती है कि ये उसको ग्रांटेड ले। वो हमारी जनरोसिटी को, वो हमारी उदारता को हमारी कमज़ोरी के रूप में परिवर्तित नहीं कर सके। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने 2009 में कही थी और आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों का मनोबल उस समय कितना ऊंचा था। वो जानते थे कि भारत की सरकार झुक जाएगी, वो जानते थे कि भारत के लोग ही भारत की सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। भारत के लोग, भारत के नेता और भारत का मीडिया मिलकर सरकार पर इतना दबाव डाल देंगे कि सरकार को आतंकवादियों को छोड़ना ही पड़ेगा अपनी जेल से। ऐसा उस समय बाहर के आतंकवादी सोच रहे थे और उनकी बात बिल्कुल सही थी। इसलिए आपने देखा, जब एक राष्ट्र का मनोबल गिरा होता है, जब एक राष्ट्र कमज़ोर होता है, तो फिर वो राष्ट्र अपनी लड़ने की ताकत को भी खो देता है। और वो ताकत अगर हमने उस ज़माने में दिखाई होती तो आज भारत कहीं ज़्यादा मजबूत राष्ट्र होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आज का नया भारत होता और ये आज हुआ होता, या आज जो आप देखते हैं देश में जो राष्ट्रवाद की जो पूरी लहर है, अगर ये उस समय होती तो शायद हमारे देश की सेना कांधार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी होती, बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक कर चुकी होती, आतंकवादियों के सामने झुकती नहीं, वहां जाकर उन्हें खत्म करती और अपने लोगों को सुरक्षित बचाकर वापस भी ले आती। ये है नया भारत। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और यही वहां से सीखने की जरूरत है। यानी आज के दौर में हम राष्ट्रहित को जनता के मूड से ऊपर रखते और हमें रखना चाहिए था, क्योंकि जब जनता का मूड राष्ट्रहित से जीत जाता है तो भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। IC 814 में फंसे 189 लोगों की जान बचाने के लिए आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा किया गया। हालांकि उसके बाद से इस आतंकवादी ने भारत के कितने सैनिकों और कितने आम लोगों की जान ली, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
मसूद अजहर के साथ एक और आतंकवादी था, उसका नाम था अहमद उमर सईद शेख। इसे भी छोड़ दिया गया था। अहमद शेख पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है और आगे जाकर उसने 9/11 हमले की फंडिंग की और फिर अमेरिका के एक पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या का भी उस पर आरोप लगा। हालांकि आज ही पाकिस्तान की एक अदालत ने इस आतंकवादी को रिहा कर दिया है। अब आप सोचिए, और यह आतंकवादी 1999 में हमारी जेल में था। उस दिन अगर हमने इसको पकड़ कर रखा होता तो कितने लोग बच जाते। यानी इन आतंकवादियों को छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी। अगर समय रहते इन आतंकवादियों को भारत में सजा मिल गई होती तो शायद उसके बाद की घटनाएं नहीं होती। तो यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमें इस कांधार हाईजैक से सीखनी चाहिए। अब हम सड़कों पर शोर वाली हिंसा का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। अगर आपने अपनी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगाया है तो आज आपको यह खबर कान खोलकर सुननी चाहिए। कान खोलकर इसलिए क्योंकि आपकी कार, बाइक या ट्रक में लगा हॉर्न सबसे पहले आपकी सुनने की शक्ति पर असर डालेगा, क्योंकि उस हॉर्न के संपर्क में सबसे ज्यादा आप खुद आते हैं। दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज पहली बार गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। ये चालान पहली बार क्यों काटे गए? इसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस को हाल ही में साउंड लेवल मीटर्स मिले हैं, जिससे वो शोर का लेवल चेक करके उसी हिसाब से चालान काट सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण का चालान कटने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में 5 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि दिल्ली में अभी तक किसी ने इतना चालान दिया नहीं है और अभी इस पर कोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। बिना जरूरत हॉर्न बजाने की आदत को असभ्यता माना जाता है, लेकिन भारत में लोग ऐसे हॉर्न बड़ी शान से लगवाते हैं। जितना तेज हॉर्न होगा उतनी बड़ी आपकी शान मानी जाएगी। इसी सिद्धांत पर चलते हुए लोग तेज आवाज वाले, धमाके जैसी आवाज करने वाले कान फोड़ू हॉर्न्स की डिमांड करते हैं और उन्हें लगवाते हैं। यहां तक कि आपने ये देखा होगा कि टू व्हीलर चलाने वाले लोग भी अपने टू व्हीलर्स में कार और ट्रक में लगने वाले बड़े बड़े हॉर्न्स लगवा लेते हैं और वो इसे असभ्यता नहीं मानते। ऐसे शोर वाले हॉर्न्स को लगाने वाले लोग इसे स्टाइल स्टेटमेंट, रौब और रसूख की निशानी मानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली ध्वनि प्रदूषण के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज दिल्ली में पहली बार ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के चालान काटे गए। सोचिए कितने अफसोस की बात है कि हॉर्न, जिसे असभ्यता की निशानी माना जाता है, उससे रोकने के लिए पुलिस को चालान का सहारा लेना पड़ा। यह चालान केंद्र सरकार के नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2020 के तहत काटे जा रहे हैं। और अगर आपकी गाड़ी में भी प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है तो आपको यह जानकारी आज बहुत ध्यान से नोट कर लेनी चाहिए। रिहायशी इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज शोर के दायरे में गिनी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 और रात में 70 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी और इसके लिए चालान काटा जाएगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दिन के मानक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के मानक लागू रहेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर चालान काटने का प्रावधान है और यह चालान केवल गाड़ियों का नहीं, तेज आवाज में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर भी कट सकते हैं। हालांकि उसके लिए नियम थोड़े अलग हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में रात 10 बजे से रात 12 बजे तक अगर आप लाउड स्पीकर या तेज म्यूजिक वाला डीजे बजाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। नियम के मुताबिक ऐसे दिनों की संख्या 1 वर्ष में 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ऐसी कोई परमिशन किसी को भी नहीं दी जा सकती। यानी इसका मतलब यह है कि 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि जो है पैदा नहीं कर सकता और इसके लिए आपको चालान करना ही होगा। कोई लाउडस्पीकर का प्रयोग इस दौरान नहीं हो सकता। शोर एक तरह की वैचारिक हिंसा है जिसे चालान से नहीं, सद्बुद्धि से खुद ब खुद ही रोका जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए ऐसे लोगों के लिए आज हमने प्रेशर हॉर्न का एक कान खोलने वाला डीएनए टेस्ट किया है। इस खबर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह आपके कानों के साथ साथ मन के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। Blow horn. Horn, okay please.
तेज हॉर्न बजाने का निमंत्रण देते इन संदेशों की ही मेहरबानी है कि हमारे देश में हॉर्न को शान की आवाज समझा जाता है। लेकिन आज इसी शान पर दिल्ली में जुर्माने और चालान वाला चाबुक चल गया। अपनी शानदार गाड़ी में जानदार हॉर्न बजाते जा रहे इन भाई साहब को दिल्ली पुलिस ने चालान की रसीद थमा दी और नसीहत वाली डोज भी। ये साउंड लेवल मशीन है जिसके हम बेसिकली साउंड के लेवल को मापते हैं। इसके साथ आप देखेंगे ये इसका प्रिंटर है। जब हम रीडिंग्स को इसमें माप लेते हैं तो उसके बाद इसमें एक प्रिंट आता है। उस प्रिंट से हमें ये पता लग जाता है कि जो हमने मापी है वो जो इसमें डिटेल आएंगी कि वो जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मापदंड दिए गए हैं, जो पैमाने दिए गए हैं, उनसे पैमाने से ज़्यादा जा रही है या उन लिमिट्स में है। अगर ये जो हम मापते हैं जिस लेवल को, साउंड लेवल को, अगर वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मापदंडों से पैमाने से ज़्यादा होगी, तो हम उसका तय जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस को ध्वनि प्रदूषण चेक करने के लिए इसी सप्ताह साउंड लेवल मीटर मिले हैं। इस यंत्र का प्रयोग अब तय मानकों से ज्यादा शोर मचाने वालों को खामोश करने के लिए किया जा रहा है। 1 लाख का भारी भरकम चालान झेलिए या हॉर्न बजाने की आदत से खामोशी से तौबा कर लीजिए, फैसला आपका है। इसमें एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट के तहत हमारे पास पावर है कि हम मेजर करने के बाद एक कंप्लेंट बनाकर सिविल कोर्ट को प्रस्तुत करें और सिविल कोर्ट अकॉर्डिंगली उस पर जो पनिशमेंट का उसमें प्रावधान है उसके तहत उल्लंघन पाए जाने पर 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है। हॉर्न बजाओगे तभी साइड मिलेगी, इस सोच से अब बाहर आने की जरूरत है। हाल ही में की गई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के लोगों की सुनने की क्षमता ही कम होती जा रही है। दिल्ली में रहने वाले हर 4 में से 1 व्यक्ति के कान अपनी उम्र के मुकाबले 20 वर्ष बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अपने कानों में रुई डालकर भारत में हॉर्न लगवाने के लिए लोग ऐसे विकल्प तलाशते हैं जैसे किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने जा रहे हों। 80 dB से जो है ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी बाइक में नहीं होनी चाहिए, जैसे साइलेंसर हैं, हॉर्न्स हैं। अब ये 500 dB है। अब आप इसकी टोन सुनिए, माय गॉड, एक बार कान के आपके जो पर्दे हैं हिल जाते हैं जब ये बजता है। ये इतना बड़ा हॉर्न ये जब 2 लगाते हैं बुलेट वाले या बाइक्स वाले, तो ये इतना पॉल्यूशन करता है। हम लोग मना करते हैं कि ये हॉर्न्स मत लगवाइए, लेकिन लोग लगवाते हैं। ऐसी दलीलों को सुनकर लगने लगता है कि चाहे चालान कट जाए चाहे कान फट जाए, शौक बड़ी चीज है। बुलेट चलाने तो दब की आवाज़ नहीं आएगी जब तक फील नहीं आता बुलेट चलाने। सड़क पे उतर के क्या रहता दिमाग में कि हाँ बस सड़क पे उतरते ऐसा लगता है कि बस आवाज़ ऐसी आए लगे कि बुलेट चल रही है। बाइक ली थी 3 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, सो उस टाइम पर थोड़ा सा बुलेट का बहुत क्रेज़ था। सो ये आई वॉज लाइक बाइक है, अब आवाज़ भी होनी चाहिए थोड़ी सी। सो उस टाइम पर आई थिंक गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि बुलेट बहुत ज़्यादा साउंड करती थी, तो उन्होंने ऐसे साइलेंसर्स दिए जो कम साउंड थे उसके हिसाब से। बट जो राइडर्स हैं उनको वो फील नहीं आ रही थी कि हाँ देयर मस्ट बी सम वॉइस। वी नो दैट एमिशंस नहीं है अच्छे उनके लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बट देन मैंने नेट पे थोड़ा स्टडी करा एंड आई फाउंड सम ऑफ द साइलेंसर्स जो एमिशन उतना नहीं करते बट दे गिव यू गुड वॉइस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक रात में वाहनों के हॉर्न 45 और दिन में 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन भारत में नियमों के पालन की ढिलाई का आलम यह है कि कई वाहनों में लगे हुए हॉर्न ही 60 से 100 डेसिबल तक के होते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक इंसान के कान 60 डेसिबल तक की ध्वनि को झेल सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन 80 डेसिबल से ज्यादा का शोर 6 से 8 घंटे तक झेल रहे हैं तो आप बहरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं, आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। पिछले वर्ष मोटर व्हीकल एक्ट में जोड़े गए नए प्रावधानों के हिसाब से किसी भी गाड़ी में अलग से प्रेशर हॉर्न लगवाना गैर कानूनी है। सबसे ज्यादा वाहनों वाले शहर दिल्ली में तो अब पुलिस ने शोर को खामोश करने के लिए चालान वाला अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन हमें लगता है कि अपने और दूसरों के लिए शांति के अधिकार को पाने का काम खुद पर अनुशासन लागू करके किया जाए तो नतीजे भी शांति प्रिय हो सकते हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की राजधानी में पहली बार ध्वनि प्रदूषण के मामले में चालान काटा गया है, लेकिन विदेशों में इसे लेकर नियम बहुत पहले ही बना लिए गए थे।
वर्ष 1930 से लंदन और पेरिस में रात में हॉर्न बजाना मना है। 1936 में जर्मनी में हॉर्न बजाने के लिए नियम बना दिए गए थे। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 2009 में ही बिना जरूरत हॉर्न बजाने के कड़े नियम थे। नियमों का उल्लंघन करने पर वहां लाइसेंस रद्द करने के अलावा कार तक जब्त कर ली जाती है। लेकिन भारत में अब जाकर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, जो कि बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज से 123 वर्ष पहले 1897 में भारत की सड़कों पर पहली बार कोई कार दौड़ी थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 1908 को फोर्ड मॉडल टी के नाम से पहली ऐसी कार बाजार में आई थी जिसे आम लोग खरीद सकते थे, और इसके 2 साल बाद हॉर्न की जरूरत महसूस होने लगी। फिर 1910 में इंग्लैंड के ओलिवर लुकास ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न बनाया था, जिसका मकसद कार के सामने, कार के आगे पैदल चलने वाले लोगों और दूसरे वाहन चालकों को सतर्क करना था ताकि दुर्घटना ना हो। ये लुकास कंपनी ने बनाया था, और अमेरिका के मशहूर आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के राइट हैंड कहे जाने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलर हचिसन ने आज से करीब 112 वर्ष पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल हॉर्न का पेटेंट करवाया था। उन्होंने हॉर्न का आविष्कार जरूरत के लिए किया था, लेकिन आज वही हॉर्न ध्वनि हिंसा का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.